नमस्कार। कोटक म्यूचुअल फंड से आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह इस माह भी हम मार्केट आउटलुक प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर आप देखें तो दुनिया भर की सेंट्रल बैंक ने अपना प्रिंटिंग प्रेस चालू रखा है। पिछले 13 साल में उन्होंने अपनी बैलेंस शीट 4 गुनी बढ़ा दी और पिछले 6 साल में 2 गुनी बढ़ा दी। जब इतना सारा पैसा मार्केट में आता है तो ऑब्वियसली असेट प्राइस ऊपर आ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यह जो प्रिंटिंग प्रेस सेंट्रल बैंक्स की अमेरिका में, जापान में, यूरोप में चालू है, उस वजह से वहां की हाउस होल्ड की नेटवर्थ बढ़ी है। जैसे रियल एस्टेट दाम बढ़ गए, शेयर्स के दाम बढ़ गए। पिछले 1 साल में यूएस हाउस होल्ड की नेटवर्थ $25 ट्रिलियन से बढ़ी। इससे पहले उसे तकरीबन 5.5 साल लगे थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑब्वियसली जब इतना पैसा आता है स्टेरॉइड्स की तरह तो ग्रोथ रेट हर कंट्री में ऊपर आ जाती है। कंपनीज के मुनाफे भी बढ़ रहे हैं बिकॉज कंज्यूमर्स अपनी वेल्थ इफेक्ट की वजह से या इनकम आने की वजह से ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं। उस वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ गई है और यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास पहुंच गई है। उस वजह से यूएस फेड रेट 2023 की साल में 2 बार फेड रेट हाइक करेगी, ऐसा लोगों को लगता है। हालांकि महंगाई के बारे में हमारा ये ख्याल है कि वहां पे अब थोड़ी गिरावट होना पॉसिबल है। एग्रीकल्चर कमोडिटीज के दाम में तकरीबन 20% से आसपास गिरावट हमने देखी है। दूसरी जो मेटल्स या फूड कमोडिटीज टाइप के जो महंगाई के दर है वह भी एक बार हाई लेवल पे पहुंच के नीचे आते हुए दिखते हैं। एक ट्वीट आया था जिसने बताया कि स्टॉक ऑल टाइम हाई लेवल पे है, होम प्राइस ऑल टाइम हाई लेवल पे है, कोर महंगाई ऑल टाइम हाई लेवल पे है सिंस 1992, जॉब ओपनिंग्स भी धड़ल्ले से मिल रही है, जंक बॉन्ड यील्ड्स भी बॉटम पे पहुंची है और फेड फिर भी कह रहा है कि हमें 0% ब्याज पे पैसा बोरो करके मार्केट में लगाना है। तो इसमें से कौन सी चीज पहले हिलेगी? क्या ब्याज की दरें ऊपर जाएगी या इक्विटी मार्केट नीचे आएगा या फेड कुछ और जादू करेगा? इस वक्त अगर आप देखें तो महंगाई का दर जैसे मैंने पहले बताया बढ़ रहा है, बट ब्याज की दरें अमेरिका में काफी हद तक कंट्रोल में है। इनफैक्ट ऊपर से ब्याज की दरें 1.75 से गिरती हुई 1.40 के आसपास आ गई है। यह छवि आपके मन में कायम रखना। यह अमेरिकन डेट किस तरह से बढ़ा है वो दिखाता है। आज की तारीख में उनकी डेट तकरीबन $30 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। उनके सामने रेवेन्यू बड़ी मुश्किल से थोड़ी बढ़ी है और डेफिसिट अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। तो अमेरिकन इकोनॉमी एक आइसबर्ग के बराबर है, जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा नीचे छुपा हुआ है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की सुर्खियों को देखें तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स बढ़ के $41 बिलियन हो गए FY21 में। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 85% के आसपास पहुंच गई।
पावर कंजम्पशन 10% के आसपास बढ़ा है जून महीने में, और ईपीएफओ में भी बढ़ोतरी हो रही है कस्टमर्स की। एक्सपोर्ट साइड के ऊपर डेटा बहुत ही अच्छा है। करंट अकाउंट सरप्लस देखे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ग्रोथ देखे, या मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स देखे, सब तरीके से डेटा बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है। इसके साथ साथ कोविड-19 के रिलेटेड डेटा भी पॉजिटिव है। नंबर ऑफ एक्टिव केसेस, डेली एक्टिव केसेस और टोटल एक्टिव केसेस दोनों अपनी पीक से तकरीबन 90% के आसपास नीचे आ गए हैं। हालांकि उसमें कुछ चिंता का कारण है। लोग आज होटल बेड इस तेजी से भर रहे हैं कि कल हॉस्पिटल बेड भरेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। पिछले 2 वीक पहले बहुत कम डिस्ट्रिक्ट्स थे जहां पे कोरोना वायरस के केस पॉजिटिव थे, और आज की तारीख में ये डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ते बढ़ते पूरे भारत में दिखने लगे हैं। हमारी सारी उम्मीद वैक्सीनेशन के ऊपर है। पहला और दूसरा ये दोनों डोज को काउंट करें तो तकरीबन 25% ऑफ पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो चुका है। इस महीने उम्मीद है कि 12 करोड़ वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी। अगर यही रन रेट चलता रहा तो अक्टूबर के महीने तक हम काफी लोगों को वैक्सीनेशन कर पाएंगे। इन दिनों पीएमआई सेकेंड वेव में नीचे आ गई, 55 से तकरीबन 49 के आसपास, but compared to first wave where it had fallen from 55 to about 28, this fall is much less compared to the first wave. जीएसटी कलेक्शन पहले वेव में 71% गिरा था, दूसरे वेव में वो तकरीबन 32% के आसपास गिरा है। बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स पहले वेव में तकरीबन 55% गिरा था, इस वेव में वो तकरीबन 30% गिरा और आज की तारीख में ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल के आसपास पहुंच चुका है। ई-वे बिल जनरेशन जून के महीने में मई से रिकवर हो गया है, और ऑटोमोबाइल रजिस्ट्रेशन भी जून के महीने में मई से रिकवर दिख रही है। मॉनसून अब गति पकड़ रहा है। ओवरऑल मॉनसून 103% ऑफ नॉर्मल एवरेज आएगा ऐसा लगता है। जून का महीना 10% ज्यादा था, जुलाई का महीना तकरीबन 3% डेफिसिट रहेगा ऐसा बोलता है, और फिर अगस्त और सितंबर में फिर से मॉनसून रिकवर हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त तकरीबन 8.3% के आसपास है। पहले वेव में वो 6% से 24% के ऊपर 4 गुना बढ़ी थी, दूसरे वेव में वो तकरीबन 2 गुना बढ़ी है। जीएसटी कलेक्शन, बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी एक्टिविटी सेकेंड वेव में पहले वेव के मुताबिक काफी कम गिरी है। इक्विटी मार्केट को देखे तो मिड कैप ने लार्ज कैप के सामने 1.5 गुने से ज्यादा रिटर्न दिया है, और स्मॉल कैप ने मोटा मोटा दुगना रिटर्न दिया है। कैलेंडर ईयर में मेटल और आईटी ये दोनों सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मोर इम्पोर्टेंटली अब अर्निंग एस्टिमेट अपवर्ड रिवाइज हो रहे हैं। FY22 की अर्निंग 715 रुपए के आसपास आए, और FY23 की अर्निंग 813 के आसपास आए ऐसा लोगों को लग रहा है। रिटेल इन्वेस्टर की बाइंग काफी तेज है, और उसकी वजह से भी मार्केट को सपोर्ट मिलता है। एफपीआई की बाइंग भारत में
लगातार बनी रही है और ये बाइंग बी मार्केट को सपोर्ट कर रही है। शायद एफपीआई इसलिए बाई कर रहे हैं बिकॉज पिछले 12 साल में भारत का रिटर्न बाकी देशों के समक्ष काफी अच्छा रहा है। कई हमारे निवेशक हैं जो सिल्वर, गोल्ड जैसी प्रेशियस मेटल में निवेश करते हैं। अगर वो निफ्टी का परफॉर्मेंस देखे कंपेरेबल पीरियड में, तो सिल्वर और गोल्ड में मोटा मोटा पैसा डबल हुआ, निफ्टी में तकरीबन 2.5 गुना हुआ। एफपीआई की बाइंग भारत में शायद इसलिए भी है कि इस बार जब जीडीपी नीचे गिरा है तब भी कॉर्पोरेट अर्निंग तकरीबन 10% से ज्यादा ग्रोथ दिखा रही है। इस वक्त की मार्केट को पुरानी बुल मार्केट से कंपेयर करें तो अपनी सबसे बड़ी बुल मार्केट 2003 से 2008 के बीच में थी, जब मोटा मोटा इंडेक्स 600% ऊपर आ गया था। इस बार की तेजी काफी स्टीप है। बहुत ही कम समय में इंडेक्स ने काफी अच्छा रिटर्न दे दिया है। हमें लगता है यहाँ से धीरे धीरे करके रिटर्न मॉडरेट हो जाएंगे और ये रॉकेट की तरह जो ऊपर बढ़ रहा है उसकी जगह पे वो अपनी ट्रेजेक्टरी थोड़ी मॉडरेट कर लेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस वक्त हमारा कॉल ये है कि वैल्यूएशन के अनुसार न्यूट्रल वेट रहिए और मोमेंटम के अनुसार भी न्यूट्रल वेट के ऊपर रहिए। अगर हम देखें तो हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 77% है। आज की तारीख में हम 102% के ऊपर है। 77 से 102 ऊपर लगता है, बट ग्लोबल मार्केट कैप 138% है और 138% के सामने 102 रीजनेबल लगता है। उस वजह से हमने वैल्यूएशन का कॉल रीजनेबल दिया है। लॉन्ग टर्म पी रेशो 18 के आसपास था, आज का पी रेशो 10% ऊपर 20 के आसपास है। प्राइस टू बुक 2.6 टाइम थी, आज 3% के आसपास है, मोटा मोटा 15% ज्यादा। सो मार्केट उतना महंगा नहीं लगता, उतना सस्ता नहीं लगता। यह एक फेयर वैल्यू मार्केट है और इसीलिए हमने उसमें इक्वल वेट एलोकेशन बोला है। इन समय काल में पिछले 1.5 साल में कंपनीज ने अपने डेट में भारी कटौती की है। रिफाइनरीज में डेट 83,000 करोड़ रुपए से कम हुआ, स्टील सेक्टर में 35,000 करोड़ के आसपास कम हुआ। सो ओवरऑल कंपनीज की हेल्थ काफी अच्छी बनी है। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। जब हमने मार्च 20 में लॉकडाउन अनाउंस किया था तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी 1,22,000 की 53,000 करोड़ हो गई थी। जून क्वार्टर में लॉकडाउन की सबसे गहरी इंपैक्ट पड़ी तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट आधा होके 32,400 करोड़ हो गया। सितंबर क्वार्टर में 1,76,000 करोड़ की प्रॉफिट आ गई, जो उस समय की सबसे ज्यादा क्वार्टरली प्रॉफिट में काउंट हो सकती थी। दिसंबर में 2,09,000 और मार्च में 2,10,000। कुल मिला के प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जून 20 के सामने मार्च 20 में मोटी मोटी 7 टाइम्स बढ़ गई है। अगर हम FY21 के प्रॉफिट्स को देखें तो 6,29,000 करोड़ का टोटल प्रॉफिट बनता है। उसके ऊपर ट्रेलिंग 12 मंथ पी रेशो 34 का बनता है। अगर मैं मार्च 21 के प्रॉफिट को एन्युलाइज करूं 2,10,000 करोड़ को, तो टोटल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड 8,40,000 करोड़ बनता है और पी रेशो 25 का आता है। मार्केट की उम्मीद है कि स्ट्रीट
9,20,000 करोड़ का प्रॉफिट करेगी कंपेयर टू 840 एन्युअलाइज्ड ऑफ मार्च 21, और उसी लिए पी रेशो 23 के आसपास आ गया है। यह जो गैप है हिस्टोरिकल पी रेशो और फॉरवर्ड पी रेशो में, वह मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। यह किस्सा हमने सिर्फ 1,000 प्रॉफिटेबल कंपनीज का डेटा का किया है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबल कंपनीज की प्रॉफिट में भी 15-20% ग्रोथ दिख रही है। अगर आप देखें सिर्फ 1,000 कंपनीज के प्रॉफिट को और पी रेशो को, तो आप देख सकते हैं कि उनकी पी रेशो की रेंज 18 से 22 के आसपास है, और आज की तारीख में पी रेशो तकरीबन 20 के आसपास है। आपने देखा कैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप डबल हो गए, लेकिन पी रेशो मोटा मोटा 18 से बढ़ता बढ़ता 20 तक पहुंचा है। इस बार कंपनीज ने मुनाफा बढ़ाया है, सिर्फ पी के री रेटिंग से शेयर प्राइस नहीं बढ़ी है। इस वक्त हमारा कॉल है लार्ज कैप के ऊपर मार्जिनल ओवरवेट रहिए, स्मॉल एंड मिड कैप पे मार्जिनल अंडरवेट रहिए, और इक्विटी में आपकी रिस्क प्रोफाइल के अनुरूप नॉर्मल वेट पे निवेश करिए। हमारे जो कॉल थे जून 2019 में, हमने स्मॉल एंड मिड कैप्स में ओवरवेट कॉल दिया था, और उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप ने दोनों ने 20 से 23% लार्ज कैप को आउट परफॉर्म किया है। मार्च 20 के करेक्शन में हमने ओवरवेट कॉल दिया था, एंड वहां से लेके आज तक, वहां से लेके सितंबर 20 तक निफ्टी 50 ने 38% ज्यादा रिटर्न दिया है, और सितंबर 20 में हमने न्यूट्रल वेट कर दिया था इक्विटी का। उसके बाद निफ्टी मोटा मोटा 38% ऊपर हुई है। सो हम लोग कोशिश करते हैं कि समय से पहले का कॉल लेके क्लाइंट को, आपको कैसे बेनिफिट मिले उसके ऊपर ध्यान रहे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर आप इस स्लाइड को देखें तो लोभ और लाभ, इसमें एक मात्रा का फर्क है। लॉस और लालच, इसमें एक मात्रा का फर्क है। ये जो हमारा कॉल है marginally underweight, not fully underweight, marginally underweight small and mid cap, that is to ensure that आपका लाभ प्रोटेक्टेड रहे और लालच की बला में आपसे चला न जाए। इस वक्त हमारा एक NFO ओपन है, उसे कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड कहते हैं। आप अमेजोन से ऑर्डर करते हैं, पेमेंट करते टाइम वीजा का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, शाम को रात को नेटफ्लिक्स के ऊपर सीरियल मूवीज देखते हैं, फेसबुक पे अपने फैमिली से कनेक्टेड रहते हैं। यह सारी चीजों में आप देखेंगे कि इन कंपनीज की आपके पास ओनरशिप नहीं है। आप अमेजोन, वीजा, फेसबुक, नेटफ्लिक्स के कंज्यूमर है, बट उनके ओनर नहीं है। कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड आपको इन कंपनीज में ओनर बनाने की क्षमता रखता है। इसका NFO 8 जुलाई से ओपन हुआ है, 22 जुलाई को ये बंद होगा। आप अगर देखें तो हमारे पास ग्लोबल इक्विटी में निवेश करने के लिए कोई रिसर्च कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए हमने दुनिया के जाने माने फंड मैनेजर वेलिंगटन ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट से कांटेक्ट किया और उनके ग्लोबल इनोवेशन फंड को चुना है लॉन्च करने के लिए। वेलिंगटन प्रीवियस स्लाइड प्लीज। वेलिंगटन 1928 में एस्टैब्लिश हुई थी। उसे 90 साल का अनुभव है इन्वेस्टमेंट मैनेज करने का, और आज की तारीख में वो 1300 बिलियन डॉलर का पैसा मैनेज करती है अक्रॉस वेरियस काइंड ऑफ क्लाइंट है। हम आपका पैसा कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड के थ्रू
फंड ऑफ फंड के थ्रू वेलिंगटन ग्लोबल इनोवेशन फंड में निवेश करेंगे। वेलिंगटन ग्लोबल फंड को अगर आप देखें तो वो TIBR स्कोर से अपनी निवेशी कंपनी को चुनता है। क्या कंपनीज है जो ट्रेंड बनाती है, क्या कंपनीज है जो इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करती है, क्या कंपनीज है जिन्होंने अपनी बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए मोट या बैरियर्स खड़ी की है, और वो कैसे अपने रिस्क को मैनेज करता है। इन चारों फैक्टर्स को काउंट करके TIBR स्कोर बनता है और उस हिसाब से वेलिंगटन इन्वेस्ट करता है। हमें उनकी ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस फिलॉसफी बहुत पसंद आई है और इसीलिए हम हिम्मत कर रहे हैं उनको आपके सामने लाने का। This is the portfolio of companies and it has some big names, known names like Amazon, Alphabet, Facebook, Visa. It also has some unknown names like Prologis, United Healthcare, Aptiv, etc. मेरे साथ मेरे मित्र और कलीग अर्जुन है, वह आपको इन पोर्टफोलियोज की कंपनीज के बारे में बात करेंगे। अर्जुन। धन्यवाद नीलेशा। प्रिय दोस्तों, आप सबको ये प्रेजेंटेशन में स्वागत। काफी हद तक ये कंपनियां के बारे में आप जानते ही होंगे। 10 लाख करोड़ से ज्यादा भी ऐसी कंपनियां हैं पोर्टफोलियो में, लेकिन ऐसी भी कंपनियां हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र से अलग है और हम इनके बारे में शायद कम जानते होंगे। जैसे कि सर ने बताया, प्रोलॉजिक्स जो रियल एस्टेट कंपनी है वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स या कार्यालय नहीं बनाती है, पर लॉजिस्टिक क्षेत्र में काम करती है। मशीन लर्निंग एनालिटिक्स का उपयोग करके वेयरहाउस का स्थान चुनती है, जिसकी वजह से उनका ऑक्यूपेंसी ज्यादा हो और जैसे उनका प्रॉफिट बढ़े। एस्ट्राजेनेका भी एक कंपनी है जो हम कोविशील्ड टीका से जानते हैं, लेकिन ये कंपनी इम्यूनो ऑन्कोलॉजी टेक्नोलॉजी के वजह से इस पोर्टफोलियो में है। उन्होंने नई तरकीब निकाली है जिसमें से वो आदमी के खुद के इम्यूनिटी से कैंसर को लड़ने की ताकत देती है। आगे एप्टिव PLC एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। ये कंपनी डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है व्हीकल कंपोनेंट्स को और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, एक्टिव सेफ्टी टेक्नोलॉजी अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स को लाती है। ये जुड़े और ऑटोनॉमस व्हीकल के लिए समाधान लाते हैं। अगर हम अगले स्लाइड देखें, ये एक इंटरेस्टिंग स्लाइड है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इसमें काफी छोटी कंपनियां भी है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 5 बिलियन या 40,000 करोड़ से कम है। वेलिंगटन मैनेजमेंट बॉटम अप स्टॉक पिकिंग भी करती है और उसके माध्यम से ऐसी कंपनियां पोर्टफोलियो में रखती है, जैसे कि हेल्थ कैटलिस्ट, जो हॉस्पिटल के एनालिटिक्स में ऐसी चुनिंदा कंपनी है जिससे मरीज का कॉस्ट कम हो और हेल्थ आउटकम्स भी अच्छे हों। इट्रॉन PLC इनका प्रोडक्ट ग्रिड एज इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो, जिसमें स्मार्ट नेटवर्क, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, मीटर और सेंसर्स ग्राहकों को उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी और पानी का बेहतर प्रबंधन कराने में मदद करता है। जीनस PLC शायद ऐसी कंपनी इंडिया में लिस्टेड ना हो। वो पशुओं की जेनेटिक्स को अलग करती है। वो प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी से सुअर नीले कान के बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं उनके टेक्नोलॉजी के उपयोग करके। और लाइवन टेक्नोलॉजी जो परफॉर्मेंस लिथियम कंपाउंड्स बनाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और मोबाइल फोन के लिए, आगे भी वो काम कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग लाइटवेट अलॉयज में और एडवांस पॉलीमर्स के लिए। जैसे ये चुनिंदा कंपनियां हैं, हमें हमारा मानना है कि आगे जाके ये एक्सेस रिटर्न छोड़ सकते हैं पोर्टफोलियो में। बैक टू यू नीलेश सर। थैंक यू अर्जुन भाई। इस फंड की अगर आप खूबी देखें तो वो जैसे अर्जुन ने बताया वैसे सिर्फ IT इनोवेटर्स के ऊपर इन्वेस्टेड नहीं है, उसमें हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, मटेरियल्स, फाइनेंशियल्स जैसे दूसरे सेक्टर के कंपनीज में भी निवेश किया है। यह सिर्फ US और कनाडा में इन्वेस्टेड नहीं है, इसका पैसा चाइना, यूरोप, जापान और अदर कंट्रीज में भी लगा है।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस फंड का परफॉर्मेंस है। सिंस इंसेप्शन तकरीबन उन्होंने 28% रिटर्न दिया है। बेंचमार्क इंडेक्स के सामने 12% एडिशनल रिटर्न दिया है। तो ये एक वेल परफॉर्मिंग इनोवेटर फंड है जिसमें वेलिंगटन ने कोटक के साथ पार्टनरशिप करके उसे भारत में लॉन्च किया है। और वो सारे निवेशक जिन्हें डॉलर एसेट चाहिए, जिन्हें डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, वह इस फंड में निवेश करेगा। हमारे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिन्हें अपने बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए भेजना है। अब आप विदेश में अगर बच्चों को पढ़ने भेजेंगे तो सैलरी तो कॉस्ट ट्यूशन फीस डॉलर में इनकर करनी पड़ेगी। यह फंड आपकी डॉलर एसेट बनाता है और आपके बच्चों का जो फॉरेन एजुकेशन एक्सपेंडिचर है उसके सामने परफेक्ट हेज प्रदान करता है। कई ऐसे निवेशक हैं जिन्हें भारत से अपना पैसा अलग करना है, डाइवर्सिफाई करना है, और उनके लिए भी ये फंड बेहतरीन है। कल को भारत चाइना में युद्ध हो गया तो लोकल म्यूचुअल फंड्स, लोकल फंड्स की एनएवी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होगा। इन फंड्स की एनएवी के ऊपर शायद थोड़ी कम एडवर्स इफेक्ट होगी। कंपेयर टू दिस ग्लोबल फंड gives you benefit of diversification as well as dollar asset creation. Next slide please. अगर आप क्रिप्टो के बारे में कुछ रोचक तथ्य को देखें तो नसीम तालेब करके एक बड़े विद्वान का व्यू है कि बिटकॉइन इज वर्थलेस एंड ब्लॉकचेन इज यूजलेस। बहुत साल पहले वॉरेन बफेट ने कहा था कि when you invest in junk equity, it is believing that there is a bigger fool waiting to buy from me at a higher price. As long as ये चेन चलती है तब तक शेयर का दाम ऊपर जाता है, और जैसे वो चेन खत्म होती है तो अपने आप भाव नीचे आ जाता है। बिटकॉइंस में हमने बहुत बार कहा है कि सेफ कीपिंग बहुत क्रिटिकल है। आज टर्की में और बाकी देशों में बिटकॉइन के एक्सचेंज ही गायब हो रहे हैं और लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स डूब रहे हैं। ब्राजील में भी अभी पिछले दिनों एक बिटकॉइन का जो मोस्ट फेमस प्रोपोनेंट था उसको पुलिस ने पकड़ा है बिकॉज $300 मिलियन उसने लोगों के उठा लिए हैं। 12 मई को बिटकॉइंस ने कुल मिला के $1 ट्रिलियन से लॉस किया था वैल्यू में। माइक्रोसॉफ्ट को जो चीज बनाने में 44 साल लगे वो सिर्फ एक दिन में बिटकॉइन ने खत्म कर दिया था। उस दिन टाइटन टोकन जैसे क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू $64 से 0 हो गई थी। प्लीज रिमेंबर, जब लीमन ब्रदर्स ने $60 बिलियन का मार्केट कैप खोया था तो सबप्राइम क्राइसिस उभर के सामने आया था। डॉज कॉइन ने $72 बिलियन कुछ हफ्तों में लॉस कर लिए मार्केट कैप में, और फिर भी क्रिप्टो करेंसी आज चल रहा है। अगर आप इंडेक्स फंड को देखें तो बहुत सारे इंडेक्स फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करते दिखते हैं। स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स फंड में यह अंडर परफॉर्मेंस और संगीन और ज्यादा है। अगर आप कोटक म्यूचुअल फंड्स के फंड का परफॉर्मेंस देखें तो बेरिंग few periods across all time period of 1 to 7 years, our funds have delivered positive alpha. अगर आप SIP रिटर्न्स को देखिए तो जून 21 में कोटक इमर्जिंग, कोटक स्मॉल कैप फंड ने 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है अक्रॉस ऑल द टाइम पीरियड्स, एंड मोर इम्पोर्टेंटली 7% से ज्यादा अल्फा जनरेट किया है ओवर द बेंचमार्क इंडेक्स टू एड वैल्यू टू द कस्टमर।
कोटक इमर्जिंग इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड भी बिल्कुल उतना ही शानदार है। डबल डिजिट रिटर्न, 20% से ज्यादा रिटर्न अक्रॉस टाइम पीरियड्स एंड विथ पॉजिटिव अल्फा ऑफ 3 to 4%। अगर आप हमारे लार्ज कैप और मिड कैप फंड को देखें, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, उनका रिटर्न भी मोटा मोटा 15 से 25% के आसपास है और उसने भी पॉजिटिव अल्फा लोगों को दिया है। हमारे ईएलएसएस फंड को देखो, वैसा ही शानदार परफॉर्मेंस कंटिन्यूड है, 15 से 25% से ज्यादा एसआईपी का रिटर्न और इंडेक्स को 1% के आसपास से आउट परफॉर्मेंस। अगर आप फिक्स्ड इनकम मार्केट को देखें तो वहां पे आरबीआई ने भरपूर लिक्विडिटी पिछले कई समय से चलाए रखी है। महंगाई का दर थोड़ा बढ़ रहा है और आने वाले 2-3 महीनों में शायद महंगाई का दर आरबीआई की कंफर्ट लेवल के ऊपर रहेगा, वैसा लगता है। उस वजह से जो शॉर्ट एंड ऑफ द कर्व है वो काफी स्टीप हो गई है और लॉन्ग एंड ऑफ द कर्व उतनी मूव नहीं हुई है। शॉर्ट एंड ऑफ द कर्व में तकरीबन 50 से 60 बेसिस पॉइंट की मूवमेंट हुई है और लॉन्ग एंड में तकरीबन 10 बेसिस पॉइंट की मूवमेंट हुई है। इस समय 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी और 91 डे ट्रेजरी बिल यील्ड, उसमें गैप काफी बड़ा है और जैसे जैसे रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट बढ़ेगा वैसे वैसे ये गैप नैरो हो जाए, ऐसी उम्मीद है। आरबीआई एक बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, करेंसी को मैनेज करता है, एक तरफ फाइनेंशियल मार्केट को संभालता है, गवर्नमेंट की बोरोइंग प्रोग्राम निकालता है, लिक्विडिटी फाइनेंशियल सिस्टम में रखी है और ब्याज के दरों को सपोर्ट करके रखे हैं। ओवरऑल डेट मार्केट में ब्याज की दरें बढ़ेगी वैसा लगता है, बट वो धीरे धीरे आरबीआई के अनुरूप बढ़ेगी। ऐसे माहौल में डेट में कहाँ निवेश करना चाहिए? मैं कहूंगा कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जैसा है उस हिसाब से आप डेट फंड को चूज कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट टर्म पैसा है तो उसे आप मनी मार्केट फंड, सेविंग फंड, कोटक लो ड्यूरेशन फंड में लगा सकते हैं। थोड़ा मीडियम टर्म का पैसा है तो आप उसे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, डायनामिक बॉन्ड फंड या बॉन्ड फंड, उस तरह के फंड में निवेश कर सकती है। हमारा डायनामिक बॉन्ड फंड पिछले कई सालों से बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दे रहा है बेंचमार्क इंडेक्स के ऊपर, बिकॉज वो एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है। हम अपने गिल्ट फंड में एक रोल डाउन स्ट्रक्चर भी कर रहे हैं जिसमें आधा से ज्यादा पैसा फ्लोटिंग रेट बॉन्ड और आधे से बाकी का आधा पैसा एसडीएल में निवेश किया जाएगा। इन दोनों में कैरी नॉर्मल मार्केट से ज्यादा मिलेगी और उसे रन डाउन स्ट्रेटेजी में हम चलाएंगे। लोगों के लिए यह एक प्रोडक्ट भी अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है। अगर आप हमारी हाइब्रिड स्कीम्स को देखें तो कोटक डेट हाइब्रिड स्कीम, कोटक इक्विटी सेविंग स्कीम्स, कोटक इक्विटी हाइब्रिड स्कीम जो बैलेंस फंड है, उस सभी में टॉप क्लास परफॉर्मेंस है और अल्फा से, इंडेक्स से आउट परफॉर्मेंस अल्फा के द्वारा लिया गया है।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।